वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेज़बान इस शो में, जो कि पेश किया जाता है हदायत टीवी पे हर फ्राइडे की शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। नाज़रीन, इस शो में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स देता हूं और आपको इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ मामलात पर एडवाइस करता हूं, मशवरे देता हूं। अगर आपका कोई मसला है या आपकी कोई परेशानी है जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ है, आप इस प्रोग्राम में फ़ोन करके मुझसे लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाज़रीन, टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस पे आप फ़ोन कर सकते हैं। काफ़ी सारे कॉलर्स लाइन के ऊपर हैं, देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। नाज़रीन, जब भी आपकी कॉल मिल जाए तो प्लीज़ आपने अपने टीवी की आवाज़ थोड़ी सी कम कर देनी है, चूँकि जब आप कॉल्स करते हैं और जब आपका वो टेलीफोन की आवाज़ भी और जो टीवी की आवाज़ है दोनों मिलकर हमारे पास आती हैं, तो हम आसानी से नहीं सुन सकते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। तो आपकी बात हमें सुन नहीं सकते, चूँकि आपके बैकग्राउंड में टीवी की आवाज़ आ रही होती है। इस वजह से अगर आपकी कोई बात आपने पूछनी है तो हम आपकी बात तभी सुन सकेंगे कि आप सिर्फ टेलीफोन पे बात करें और टीवी की जो बैकग्राउंड में आवाज़ है वो कम हो। देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी जी, मेरा नाम आलोक है। मैंने क्या कहते हैं अपना ILR अप्लाई करा है अभी फिलहाल जी और मेरी बेटी वो यूके में बॉर्न हुई है, तो मेरा अभी ILR का डिसीजन नहीं आया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि जैसे मेरे बेटी का वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा अभी जुलाई में और मेरा ILR का डिसीजन मान लीजिएगा अगस्त में आए, तो उसको कुछ फर्क पड़ेगा? तो आपने किस बेस पे अप्लाई किया है? जी, आपने किस ग्राउंड के ऊपर अप्लाई किया ILR के लिए? Tier 1 जनरल। तो आप फैमिली क्यों नहीं गए? मैं फैमिली इसलिए नहीं गया था क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि मेरे को ILR मिलेगा या नहीं। ठीक है जी, आपके कॉल का शुक्रिया। ज़्यादा बेहतर था कि अगर आप चूँकि पॉइंट बेस्ड सिस्टम में रिक्वायरमेंट्स आप अगर पूरी कर लें, पहले से पता होता है कि आपको परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो बहरहाल आप प्रीमियम सर्विस पे जाते ज़्यादा बेहतर था। लेकिन अगर आपकी नेशनलिटी हो जाती है तो उसके बाद आपकी जो बेटी है वो जो ब्रिटिश, अगर आपकी इंडेफिनिट स्टे हो जाता है तो आपकी बेटी उसके बाद नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेगी। ज़्यादा बेहतर है कि आपका वीज़ा, उनका वीज़ा ख़त्म ना होने दें, बल्कि उससे पहले उनकी डिस्क्रिप्शन लीव के लिए अप्लाई कर दें या और सारा इमिग्रेशन रूल्स अप्लाई कर दें अगर वो रूल्स में नहीं आती हैं। कॉल का शुक्रिया। आप देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो मलिक साहब। मैंने एक चीज़ पूछनी थी। 7 पॉलिसी पे हमने वो एक केस लगाया था, उसके लिए ना उन्होंने एडिशनल ग्राउंड्स मंगवाई थी। तो 7 ईयर बच्चों को हो चुके थे जब हमने केस फाइल किया था, तो हमने एडिशनल ग्राउंड जो है उनको भेज दिए हैं। तो दोबारा से ना फिर से बायोमेट्रिक्स का आया। पहले एक बार बायोमेट्रिक्स हो चुके हैं हमारे, तो फिर वो बायोमेट्रिक्स पे दोबारा लेटर आया, मगर उसके साथ ना एक अनयूजुअल थिंग हुई है। एक ना और भी लेटर्स आए हैं पूरी फैमिली में ईच पर्सन के नाम पे कि आप एग्री करते हैं कि केस वर्कर जो है वो आपके बिहाफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बिहाफ पे काम करे आपके लिए, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने बच्चों के भी भेजा कि आप बच्चे भी साइन करके भेजें। तो इसने पूरी फैमिली का उन्होंने भेजा है। तो मैंने ये पूछना था कि ये क्या चीज़ है। वो कह रहे हैं सोलिसिटर ने भी बताया कि ये बिल्कुल नई चीज़ है, फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है। आपने एप्लीकेशन 7 साल होने के बाद किया है या पहले किया है? जी, मैंने बाद में की है। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, ये आजकल लोगों को तंग कर रहे हैं, अब तक के बच्चों को भी एग्जाम्प्ट नहीं कर रहे हैं। कहते हैं जी बच्चे भी आकर साइन करें, तो इसको कोई आदमी चैलेंज नहीं कर रहा है। अगर इनको कोई हाई कोर्ट में चैलेंज करे तो मुझे यकीन है कि कोई ना कोई उसमें ज़रूर डिसीजन आ जाएगा। तो बहरहाल अगर साइनों के लिए बुलाया तो बिल्कुल आप चले जाएँ। तो अगर वो कहते हैं कि बच्चों को साइन करें, आपको इस पर एतराज़, आप इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी नाज़रीन, जब भी आप फ़ोन करें तो आप अपने टीवी की आवाज़ थोड़ी सी कम कर दिया करें, चूँकि आप जब बात करते हैं तो स्टूडियो में जब आपकी कॉल आती है तो बैकग्राउंड में आपकी आवाज़ आ रही होती है, तो स्टूडियो वाले सुन नहीं पाते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, तो इससे आपकी कॉल कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से जब भी आप रिंग करें, आपकी कॉल मिल जाती है तो अपने टीवी की आवाज़ थोड़ी सी कम कर देनी है। दूसरी बात यह है कि आप पहले से सोच लिया करें कि आपने क्या सवाल पूछना है, क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी कम होता है। तो अगर आप पहले से तय कर चुके हों कि आपने क्या सवाल पूछना है तो इस हमारे लिए भी इजी होगा कि आपको जवाब दें, तो आप भी इसमें क्लियर होंगे कि आप क्या पूछना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो आपको कोई कम्प्रिहेंसिव या कोई जामिया किस्म की एडवाइस देना नहीं होता है, क्योंकि हमें आपके नाम का भी नहीं पता होता है। इस वजह से हम सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकते हैं। तो हमेशा मैं आपसे कहता हूँ किसी अच्छे वकील के पास जाकर उनसे अपने केस के बारे में मशवरा भी कर लिया करें। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी, मैं पूछ रहा था कि कोई इंडिया से लड़की लेके आए हम, मेरा लड़के की शादी करनी है, तो उसको कितनी बजट दिखानी पड़ेगी? लड़की कैसे वीज़े पे आई है? जी, लड़की इधर आ गई है कि वहाँ से आना चाहती है? नहीं, शादी करके लड़की इधर ले आए ना इंडिया में। हाँ, इधर
जैसे यूके में लेके आए इंडिया से, तो उसका कितना बिजनेस दिखाना पड़ता लड़के का? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में पहले जब आपने अगर कोई लड़की शादी के बेस पे आई है तो आपने दिखाया कि उनकी जो हस्बैंड था, इस जो लड़का है, इसकी जो इनकम थी वो 18,600 पाउंड से ज़्यादा थी। वो तो एक ही आपने दिखाई, लेकिन अब वो चूँकि यहाँ पे आ गई, अब दोनों की मिलाकर 18,600 से ज़्यादा होनी चाहिए, 18,600 से कम ना हो, यानी 1,550 पाउंड पर मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये आप मेंटेन रखें आइंदा 2.5 साल तक। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी मकसद, मुझे एक सवाल आपसे ये पूछना था कि मैंने अप्लाई किया था EEA के लिए और वो कुछ वजूहात के ऊपर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैं फर्स्ट ट्रिब्यूनल में गया, वहाँ पे भी ये बात नहीं बन सकी। अब ये है कि मैंने परमिशन ऑफ अपील के लिए अप्लाई किया है। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि परमिशन ऑफ अपील के आगे प्रोसेस क्या होता है और इस सारे प्रोसेस में टाइम कितना लगता है? अप्लाई किया परमिशन ऑफ अपील के लिए। किसके लिए? परमिशन ऑफ अपील। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें मुझे ज़्यादा चांस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अगर होम ऑफिस ने भी ना कर दिया है और जज ने भी ना कर दिया, इसका मतलब कोई ना कोई डेफिनेटली आपके ख़िलाफ़ है। तो जहाँ तक टाइम का तल्लुक है, इसमें 2-3-4 वीक में ये जो परमिशन की एप्लीकेशन, ये फर्स्ट ट्राइब्यूनल वाले हाँ या ना में जवाब देते हैं। अगर ना करें तो आप डायरेक्ट अपर ट्राइब्यूनल में अप्लाई कर सकते हैं परमिशन के लिए, उसमें भी 2-4-6 वीक लग जाते हैं। अब ज़्यादा देर नहीं लगती है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है किसी वकील को पेपर दिखाकर एडवाइस ले लें, चूँकि वाकई आपका मसला थोड़ा सीरियस है, अगर होम ऑफिस ने भी रिफ्यूज़ किया और जज ने भी रिफ्यूज़ किया। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। चलो मक्क साहब सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल। मक्क साहब मैं तुहानू पुछना सी कि मैं केस लाया सी अपना लीव टू रिमेन दा, ते ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ठीक है। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਜੀ ਜੱਜ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੇਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ? नहीं बच्चे तो नहीं, वो तो वैसे लाया सी, जुडिशियल रिव्यू पाया सीगा। ठीक है जी, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अगर तुसें जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट च पाया है तो उसका वेट करो कि डिसीजन आंदा, उससे तकरीबन 5-6 महीने तक लग जाते हैं। तो देखो वेखो उसका क्या रिजल्ट आंदा। अगर ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ हो जाए तो इसमें अगे अगर चाहो तो कोर्ट ऑफ अपील विच भी लै जा सकते हो, अगर ਤੁਹਾਡੇ कोल कोई स्ट्रांग ग्राउंड है। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। My dad got married from Pakistan. And the lady he was married to, she came over within 2.5 months on a spouse visa. But before the spouse visa expired, she ran away after 19 months of being in the UK. Is there any way we can deport her? Thank you for your call. Basically, it won't be possible for you, but if the marriage has broken down, your dad, he can basically inform to the Home Office and give whereabouts of her, and they can definitely take some action against her. Thank you for the call. देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैंने पूछना था कि मेरा एक दोस्त है, उसने इसकी पहले भी ब्रिटिश बीवी थी और एक शादी उसने पाकिस्तान की थी, तो वो उसको किसी दूसरे मुल्क के जरिए इधर ले आया था और फिर उसने यहाँ से वाइफ का अप्लाई किया था बच्चों की बेस पर कि मैं 600 पाउंड भी इसको दूंगा और जो है ना सारे खर्चे उठाऊंगा। तो अभी उसका वाइफ का वीज़ा हो गया 4-5 महीने से, लेकिन वो पहली वाइफ के साथ रह रहा है, इसको कुछ नहीं दे रहा। तो पूछना ये था कि इसको जो डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी उस पर कोई, वो आपको पता है बेनिफिट वो नहीं मिल रहे, नॉन पब्लिक फंड है, तो क्या वो वीज़ा कार्ड उसका चेंज हो सकता है? जी हाँ, ये चेंज हो सकता है। इस सिलसिले में जब इन्होंने होम ऑफिस ने पॉलिसी चेंज की थी कि जिनको डिस्क्रिप्शन लीव देते थे उनके ऊपर पाबंदी लगाते थे, बेनिफिट्स नहीं ले सकते थे, इसको हम कोर्ट में ले जाना चाहते थे। तो फिर उस वक्त होम ऑफिस ने एग्री किया था कि अगर किसी को ज़रूरत हो बेनिफिट्स की, हमें चिट्ठी लिखे एक फॉर्म कंप्लीट करके दे तो हम उसको बेनिफिट्स की इजाज़त दे देंगे। ये आप चेंज एनी टाइम करवा सकते हैं, वो बेशक आप चेंज करवा लें, उनको बेनिफिट्स की परमिशन मिल जाएगी। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी मक साहब, मैंने ये पूछना था कि मैंने केस लगाया था जैसे लीव टू रिमेन का, तो उसका ना जैसे वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी फाइल उसकी, तो मैंने पूछना कि हमने ना जैसे आगे कोई कार्रवाई नहीं की, जैसे ना कोई जुडिशियल रिव्यू ना कोई अपील डाली थी, तो उसका 5-6 महीने निकल गए जैसे। तो हमने पूछना कि अभी हमें आगे क्या करना चाहिए, उसका कुछ नया केस लगाना चाहिए या उस पर ही कुछ हो सकता है? तो वैसे मेरा बेटा भी 4 साल के करीब ही है, अभी होने वाला है, तो क्या हमें आगे क्या करना चाहिए, प्लीज़ कुछ बता दो।
जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात है कि जब आपका केस रिफ्यूज़ हुआ था आपने चुप करके नहीं बैठना चाहिए था, बल्कि उसको आगे अदालत में ले जा सकते थे। तो आपको अगर अपील का राइट नहीं मिला था, जो कि मुझे लगता है नहीं मिला था, तो ऐसी सूरत में आप 3 महीने आपके पास थे कि आप इसको जुडिशल रिव्यू में हाई कोर्ट में ले जाते, लेकिन आप नहीं ले गए। तो अब आपके सामने यही ऑप्शन है कि अगर कोई न्यू एप्लीकेशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स में आपका केस आता है, न्यू एप्लीकेशन आप एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर करना चाहें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। सॉरी मलिक साहब, मैं एक क्वेश्चन भूल गया था, वो डिस्क्रिप्शनरी लीव वाला जो भी आपने बताया कि वो कार्ड चेंज कर सकते हैं, उसके लिए कोई फॉर्म फिल अप करना पड़ता है या सिंपली उसकी एप्लीकेशन करनी पड़ती है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें वो एक फार्म है वो फिल आउट करना पड़ता है, लेकिन आप उसको वैसे भी चिट्ठी सर्कमस्टांसेस लिख दें। अगर केस वर्कर को किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो आपको फार्म भेज देंगे, ये कंप्लीट करके भेजें। तो अगर उनको वो सारी इन्फॉर्मेशन जो उनको रिक्वायर होती है वो मिल गई तो उसके ऊपर भी डिसीजन कर सकते हैं, लेकिन इस सिलसिले में फार्म में क्या है। कॉल का शुक्रिया। अब देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसे ये पूछना था कि जो यूरोपियन पासपोर्ट के साथ है वो कार्ड बनवाना उसके लिए जरूरी है या नहीं? कौन सा कार्ड? ये तो यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड होता है पता नहीं शायद। जी हाँ, उसका लाजमी नहीं होता, लेकिन वो बेहतर है कि आप ले लें, चूँकि अब काफ़ी सारे लोगों को यही प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि पिछले 10-10, 20-20 साल से रह रहे थे, तो उन्होंने ना तो कार्ड बनवाए और ना ही उन्होंने इंडेफिनिट स्टे लिया और ना ही उन्होंने ब्रिटिश नेशनलिटी लेने की कोशिश की। अब अगर उनके बच्चे पैदा होते हैं तो उनको ना तो ब्रिटिश नेशनलिटी मिलती है, और अगर ख़ुद काम नहीं कर रहे हो तो बच्चों को यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम को खड़ी हो रही हैं। ज़्यादा बेहतर है जो भी कोई यूरोपियन नेशनल यहाँ पे आए और रेजिडेंट कार्ड ज़रूरी बनवा ले, उसकी ज़रूरत आगे ज़रूर पड़ जाती है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन उसकी आगे काम उसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी बात करें। मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, मुझे पूछना था कि मैंने बच्चे के बिहाफ पे अपना अप्लाई किया था, मेरा बेटा इधर हुआ है, 7 ईयर का हो गया है, तो मेरी उन्होंने ना रिफ्यूज कर दिया है। अब मुझे उन्होंने हेयरिंग की डेट दी है 26 जुलाई, तो अब क्या हेयरिंग में हो जाएगा इसका? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, आपका हो जाना चाहिए था पहले भी, लेकिन होम ऑफिस वालों की जो आजकल पॉलिसी है वो बहुत ही समझे नास्टी है और जानबूझकर लोगों को तंग कर रहे हैं। तो बहरहाल आपकी एप्लीकेशन भी अगर रिफ्यूज़ हो गई थी तो आपने अपील की, अच्छा काम किया। अब जुलाई में कोर्ट में चले जाएँ, किसी बैरिस्टर अच्छे को ले जाएँ, तो होपफुली आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि इस पर हाई कोर्ट का भी एक फैसला आ गया है कि जो 7 साल से यहाँ रह रहे हैं बच्चों को और उनके पेरेंट्स को परमिशन मिल जानी चाहिए। तो किसी अच्छे वकील को लेकर कोर्ट में जाएँ, चांसेस हैं कि आपको यहाँ रहने की परमिशन मिल जाएगी। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, मुझे पूछना ये था कि मैंने ईई के लिए जो ना ईई एक्सटेंडेड फैमिली के लिए अप्लाई किया था और वो रिफ्यूज हो गया और फिर अपील भी रिफ्यूज हो गई। क्या मुझे आगे जाना चाहिए परमिशन ऑफ अपील के लिए या मैं री अप्लाई कर सकता हूँ? ये मेरा सवाल है। जी एक दफ़ा अगर आप एप्लीकेशन दे दें और रिफ्यूज़ हो जाए तो वो फिर समझे केस ख़त्म हो जाता है। जुडिशल भी आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर बहुत मुश्किल होता है प्रूव करना, अनलेस कि जेन्युइन आप किसी के ऊपर डिपेंड करते रहे हों। लोग ऐसे ही बाज़ का ड्रामा करते हैं कि जी नहीं हम एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर, ऐसा नहीं। उसमें रूल में यही है कि जेन्युइनली आप किसी आदमी के ऊपर डिपेंड कर रहे हो तो फिर उसमें होता है। तो आपके पेपर किसी वकील को दिखाएं, उनसे एडवाइस ले लें कि आप जुडिशल रिव्यू के लिए जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी नाज़रीन, जब भी आपकी कॉल मिल जाए तो आप प्लीज़ टीवी की आवाज़ थोड़ी सी कम कर दिया करें, क्योंकि स्टूडियो में आपकी जो आवाज़ है वो सुनाई नहीं देती है प्रॉपरली। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी आप टेलीफोन पर बात करें। हेलो जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने बच्चों के बेस पर अपील केस किया था जो कि रिजेक्ट हो गया। इनके बाद उन्होंने अपील के राइट दिया था, अपने कोर्ट की फीस भी भर दी। तो मेरा सवाल यह है कि ये कितना अर्सा लगेगा कोर्ट की हेयरिंग की डेट आने में? जी हेयरिंग में इस वक्त तकरीबन 6 से 8 महीने का क्यू है। तो अनलेस के जिस रोज़ आपको अपील उनको मिले कोई कैंसिलेशन हो जाए तो उस वक्त आपको हेयरिंग डेट दे दें, वरना आमतौर पर जो क्यू है वहाँ पे जो लाइन है वो तकरीबन 6 से 8 महीने उसमें लग जाते हैं। तो अनलेस के कहीं कोई केस वर्कर बैठा है जो कि आपको डेट्स दे रहा है तो उसी वक्त किसी की कैंसिलेशन हो जाए तो आपको दे दे, वो अलग बात है, लेकिन आमतौर पर 6 से 8 महीने इसमें लगते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम।
सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी, ठीक, फरमाइए। जी मलिक साहब, मैं EA का मेंबर हूँ। मुझे ये चीज़ कंफर्म करनी थी, मेरा वीज़ा है ना अगले साल ड्यू है, इनके 5 साल। मेरी वाइफ जो है अभी वो क्लीनिंग एज ए जॉब करती है, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ कंफर्म करनी थी कि मुझे आगे कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, मुझे आगे जमा करवाने पड़ेंगे। तो आप वाइफ के ऊपर डिपेंड करते हैं? जी, मैं वाइफ मेरी EA मेंबर है, वो अपनी क्लीनिंग जॉब करती है, यानी कि वीक में जो है ना वो 4 आवर्स उनके जो है ना वो तकरीबन 20 आवर्स जॉब करती हैं। वो पे रोल के ऊपर हैं या कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं? नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड है। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में सेल्फ एम्प्लॉयड जो क्लीनिंगर होते हैं वो नहीं होते हैं, तो इस पर आमतौर पर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ यही होती हैं लोगों की कि जी क्लीनर सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे हो गए। सेल्फ एम्प्लॉयड वही लोग होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। तो बहरहाल उसमें शर्त यह कि आपकी वाइफ ने फुल टाइम काम किया हो, तो फिर उसके आप सिक्योर होते हैं। वरना वैसे आप कहें जी मेरी वाइफ क्लीनिंग का काम सेल्फ एम्प्लॉयड करती है, आप किसी को पता नहीं वो जर्मनी में बैठी है या फ्रांस में बैठी है, इमिग्रेशन वाले यही समझते हैं। तो बहरहाल अगर कहीं काम कर रही होगी फिर तकरीबन वो बिलीव कर लेते हैं कि हाँ UK में रह रही थी तभी काम कर रही थी। सेल्फ एम्प्लॉयड बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप पे बिलीव करें। तो बहरहाल आप किसी वकील से भी मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मलिक साहब, आपसे क्वेश्चन ये पूछना था कि वो ये 20 डेज रूल जो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का, हमें वो मेरी बहू को बुलाना है इंडिया से, तो ये जो 20 डेज रूल जो है फाइनेंशियल का, ये कितना ज़रूरी है? अगर 28 डेज के बजाय 35 डेज हो जाएं तो ये एक्सेप्टेबल है या वो रिजेक्ट कर देंगे? ना, कौन से 28 डेज? तो ये जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जैसे बैंक स्टेटमेंट है और अपनी ये जो जी हाँ मैं समझ गया। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में इसमें है कि लेटेस्ट पेपर हम उनको दें, 1 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। जैसे आज फ़र्ज़ करें 10 तारीख हो गई है तो अभी आप पहली तारीख आपको बैंक स्टेटमेंट पे स्लिप्स मिल गई हैं, वो सबमिट करवा दें। 1 महीने से पुराने पेपर नहीं होने चाहिए, लेटेस्ट वाले होने चाहिए। 2, 4, 10 दिन तो मान लेते हैं, लेकिन 1 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी, मेरा नाम मोहम्मद अली बर्मिंघम से बात कर रहा हूँ। जी मेरा एक जनरल क्वेश्चन है कि मेरा रेफ्यूजी स्टेटस है अभी, तो इसी साल के अंदर मेरा इंडेफिनेट ड्यू है और मैं चाह रहा हूँ कि अगर मेरा हो जाए रजिस्ट्रेशन इस साल हो जाए और अगले साल में जो इस्लामी शादी है मैं वो करना चाह रहा हूँ, तो क्या उससे मेरे एप्लीकेशन पे या मेरे लीगल होने पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा किसी किस्म का? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, जो ही आपको इंडेफिनिट स्टे मिल जाता है आपकी सिचुएशन चेंज हो जाती है, आप अपने कंट्री में जा सकते हैं। अगर उसके बाद काम वगैरह करते हैं तो फिर अपने जो शादी करके अपनी बीवी को बुलाना चाहिए उनको यहाँ पे ला सकते हैं। तो वो काम अभी भी आप अलाउड हैं काम करने को, ज़्यादा बेहतर काम वगैरह करना शुरू कर दें। अभी से जो ही इंडेफिनिट स्टे मिले आप अपनी कंट्री में वापस ट्रैवल कर सकते हैं, आपकी कोई परेशानी नहीं होगी। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी सर, मैं ऐसा है कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना कि मैंने अपनी माँ का वीज़ा लगवाया था इंडिया से, तो मेरा छोटा भाई वो प्राइवेट काम करता ना, तो वो मतलब टैक्स पे करता है इंडिया में, तो उसको रिफ्यूज कर दिया है मेरी माँ को। तो मेरे को बताएं क्या मैं कर सकता हूँ उसके आगे, किस तरह से मैं अपनी माँ को बुला सकता हूँ? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसी को तो हम फाइट कर रहे हैं कि ये जो इमिग्रेशन वालों ने अपील का राइट ख़त्म कर दिया, बहुत बड़ी ज़्यादती है उन लोगों के साथ जो यहाँ पे सेटल्ड हैं, ब्रिटिश नेशनल है या जिनके पास परमानेंट सेटलमेंट है। अब जैसे आप अपनी मम्मी को बुलाते हैं, एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होगी, आपके पास अपील का राइट ही कोई नहीं है। अब हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट में सिर्फ आप कोई लीगलिटी की चैलेंज कर सकते हैं, वो इन फैक्ट्स के ऊपर नहीं जाएंगे, ना ही वहाँ से कोई एंट्री क्लियरेंस के ख़िलाफ़ स्टे मिलने के कोई कैंसिल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो कि वहाँ पे जजेस ये कहते हैं, आम तौर पर वो कहते हैं जी इमिग्रेशन ऑफिसर को फ़ैसला करने का राइट है, उन्हें फिर से ही फ़ैसला किया होगा, बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हम फाइट कर रहे हैं कि अगर अपील का राइट पहले जैसे होता था ये वापस मिल जाए, आप उसको चैलेंज कर सकें। अभी यही हो सकता है आप अपने MP को इन्वॉल्व करें या फिर इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मैंने अभी कॉल की थी, मैं कह रहा हूँ कि मेरी मंगेतर भी यहीं पे है और मैं भी यहीं पे हूँ, तो अगर मैं इस साल रजिस्ट्रेशन करता हूँ और अगले साल निकाह करता हूँ तो उससे कोई उनका लीगल स्टेटस क्या है? मेरा लीगल स्टेटस है रेफ्यूजी और मेरे पार्टनर का है, मेरे फियांसे का है, वो ब्रिटिश है। वो उनका क्या है? मेरे फियांसे ब्रिटिश और मैं रेफ्यूजी हूँ। ठीक है, तो आप क्या पता करना चाहते हैं? मैं पता करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं रजिस्ट्रेशन अब कर रहा हूँ और निकाह अगले साल कर लूँ तो उससे मेरी नेशनैलिटी पे या इंडेफिनेट पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं जी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ये हो जाएगा जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है उसके बाद अगर आपको जब इंडेफिनिट स्टे मिलता है, जब आप 5 साल पूरे कर लेंगे इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस वक्त आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए। लेकिन अगर आपकी वाइफ शादी हो चुकी है किसी ब्रिटिश नेशनल से, फिर आपको 1 साल वेट नहीं करना पड़ता, बल्कि आप फौरी तौर पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
ये कमर बात कर रहा हूँ, जब मैनचेस्टर से। जी फरमाइए। पूछ रहा था कि यूरोपियन पासपोर्ट के ऊपर जो है कि अगर आप बेनिफिट ले रहे हैं, टैक्स करा रहे हैं, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट या हाउसिंग बेनिफिट, तो ये बाद में नेशनैलिटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं? जी हाँ, अभी तो वो इसी वजह से तो इन लोगों को वो कहते हैं हम यूरोप से अलग हो जाएंगे, चूँकि 153 मिलियन पाउंड एवरी मंथ में इनका जा रहा है बेनिफिट्स लेने पे। तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि अगर आपने बेनिफिट्स लेने आप अपने कंट्री में जाकर लें, यहाँ पे ना लें, तो डेफिनेटली आपकी नेशनलिटी पे असर पड़ेगा। दूसरा अभी अब देखें रेफरेंडम में क्या फ़ैसला आता है, ये अगर आ गया तो आपको अच्छी खासी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, मैं ई नेशनल मेंबर हूँ, तो मैंने जो है ना अपना इंडेफिनिट स्टे के लिए भेजा हुआ है, तकरीबन 5 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं पूछना चाह रहा था कि मैंने मेरी वाइफ जो है पहले 4 जो है ना ईयर सेल्फ एम्प्लॉयड थी, और अभी जो है ना 2014 से वो जॉब कर रही है टिल नाउ, तो इसके क्या चांसेस है ये हो जाएगा मेरा? तो मेन अप्लीकेंट आप ई नेशनल? जी हाँ, मैं ई नेशनल। तो आपने पिछले 5 साल काम किया है? मैंने 4 साल से, हाँ मेरा 4 साल से रिकॉर्ड है पिछले। तो वाइफ आपने एप्लीकेशन क्या की है? मैंने इंडेफिनिट के लिए भेजा है ना, मेरी 5 साल कंप्लीट हो गए ना। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, अगर 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, आप अपने राइट या एक्सरसाइज करते हैं या आपने रेजिडेंट परमिट लिया था, तो आपके चांसेस है इंडेफिनिट स्टे मिल जाएंगे, आपको मिल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए, आप बात करें। हाय, मैं लंदन में 14 ईयर्स से रह रहा हूँ, और मुझे जानना है कि 14 ईयर्स के बाद मेरा क्या स्टेटस होगा। आपने कोई एप्लीकेशन पहले की थी या कोई नहीं की थी? मैंने मेरे 10 ईयर्स जब कंप्लीट हुए थे, मैं 2 महीने शॉर्ट था, और उसके बाद जब मैंने अपनी एप्लीकेशन डाली उसके बाद मुझे उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, और मुझे मालूम पड़ा कि उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स खो दिए, और अब मुझे 14 ईयर्स। तो आपके एप्लीकेशन का कोई फैसला नहीं हुआ था? मुझे उसका कोई रिप्लाई नहीं मिला होम ऑफिस से अभी तक, और अब मुझे 14 ईयर्स कंप्लीट हो गए और मुझे नहीं मालूम है कि मेरा स्टेटस क्या है। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। मेरे ख्याल में आपने इंटरेस्ट नहीं लिया, चूँकि अगर वो 2 मंथ जो शार्ट थे, जो ही आपको 2 मंथ पूरे हो गए थे, अगर आपकी एप्लीकेशन का कोई फैसला नहीं हुआ था और एप्लीकेशन आपने वाकई भेजी थी, पेमेंट भी उन्होंने ले ली थी, तो फिर तो आपके उन्होंने डिसीजन करके आपको इंडेफिनिट स्टे दे देना चाहिए था। तो आप इमीडिएटली किसी वकील से मशवरा कर लें, चूँकि ऐसा होता नहीं है कि 10 ईयर्स की बेस पे आप अप्लाई करें तो 4 साल तक आपकी अपनी एप्लीकेशन पेंडिंग रखें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपके फ़ी कट गई थी, इसका मतलब डेफिनेटली आपने एप्लीकेशन उनको भेजी थी। तो बहरहाल किसी वकील से आप मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी साहब। वालेकुम सलाम। मैं साहब आपसे ये पूछना है कि जो बच्चों के बेस पे जो अभी ये किया है, जो आपके डिसीजन आने के बाद, तो ये कितना टाइम लगता है वैसे नॉर्मली एप्लीकेशन में फैसला सुनाने में? तो अगर खुदा न खास्ता ये अगर रिफ्यूज कर दें तो ये अपील का राइट देते हैं? प्लीज किस बेस पे एप्लीकेशन आप करना चाहते हैं? बच्चों के बेस पे की हुई है एप्लीकेशन। ठीक है, तो उसका टाइम कितना लगता है इसका जवाब आने में? और अगर ये रिफ्यूज कर दें तो कितना ये अपील का हक देते हैं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि ऐसी एप्लीकेशन का फैसला होने में तकरीबन 3 महीने लग जाते हैं, 3 एक महीने में इसका फैसला हो जाता है। अपील का राइट लीगली आपको मिलना चाहिए, क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर कोई ह्यूमन राइट्स इसमें इन्वॉल्व हो, बच्चे भी 3 साल से ज़्यादा रह गए, उनको अपील का राइट मिलना चाहिए। लेकिन होम ऑफिस वाले जानबूझकर नहीं दे रहे हैं यहाँ से। वो कहते हैं जी अपील का राइट हम देते हैं, लेकिन आप अपने कंट्री से जाकर अपील करें, जो कि ज़ाहिर है फेयर नहीं है। ऐसी सूरत में फिर आपको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट का डिसीजन भी पिछले दिनों आ गया, तो इस वजह से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको परमिशन यहाँ रहने की मिल जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं आजम बात कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ ये पूछना था आपसे कि मुझे डिस्कशन लीव मिली थी जब मैंने एप्लीकेशन की 2012 से, जो जनवरी 2012 में, तो रूल जब चेंज हुए थे वो जुलाई में हुए थे, तो मुझे उसके बाद ही जुलाई अगस्त में मुझे मिली थी डिस्कशन लीव सितंबर में, लेकिन मुझे पिछले रूल के मुताबिक मिलनी चाहिए थी। तो मैंने एक दफ़ा वो ख़त्म हो गई है, उसके बाद दोबारा भी एक्सटेंड करवा लिया, तो उन्होंने वो 10 ईयर के रूल पे डाल दिया हुआ। लेकिन वो जो कि मेरा पहले एप्लीकेशन थी जनवरी 2012 में, तो उसके मुताबिक मैं इंडेफिनिट अप्लाई कर सकता हूँ।
जब ये ख़त्म होगी? जी हाँ, इस पे एक फैसला भी था हम ही ने एक केस है वो आगे डील किया था। इंटरनेट के ऊपर आप गूगल के ऊपर सर्च करें, मिल जाएगा एज हिल। तो उसमें ये तय हो गया था कि जिन लोगों की एप्लीकेशन पहले की थी उनके ऊपर पुराने रूल्स ही लागू होते हैं, नए नहीं होते। तो जब आपको 6 साल पूरे हो जाएं तो आप एप्लीकेशन कर लें तो आपको इंडेफिनिट स्टे मिल जाना चाहिए। तो आपको लाइफ इन यूके टेस्ट या इंग्लिश टेस्ट पास करने की ज़रूरत भी नहीं है। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था, हमारे एक फ्रेंड का उन्होंने बच्चों के बेस पे केस अप्लाई किया था, तो उनका कोई डिसीजन नहीं आया, लेकिन उनकी NHS की हेल्थ चार्जेस वापस आ गए उनके अकाउंट में। इसका क्या रीजन हो सकता है, प्लीज बताएंगे? थैंक यू। जी, इसका मतलब है उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है। तो अब देखें कि उन्होंने एड्रेस सही दिया था या नहीं दिया था, हम आपसे चेक कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आजकल वो जो ही एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए तो घर पे तलाश करने के लिए आते हैं। तो बहरहाल अगर NHS चार्जेस वापस आ गए हैं तो सिर्फ एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होने की सूरत में ही वापस आते हैं। तो बहरहाल अपने वकील से या खुद भी हम आपसे आप चेक कर सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं टूटिंग से सलमा बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। जी डॉक्टर साहब, हमने आपकी कंपेन देखी है, अपने इलेक्शन में आप 16 जून को शायद होने जा रहे हैं, और हमने देखा कि आप माशाल्लाह इलेक्शन लड़ने वाले हैं। और मैं यहाँ पर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बैठी हूँ, हमारा फास्टिंग टाइम है, और मैं चाहती हूँ, हम सब आपको सपोर्ट करते हैं और करना चाहते हैं। आप ये बताइएगा कि हम अगर आपकी कोई हेल्प करना चाहें तो हम कैसे करें। और ये जो आपने इलेक्शन में खड़े होकर सब लोग ख्वाहिश करते थे कि ऐसा कोई हो यहाँ पर, ऐसा जो हमारी इमिग्रेंट्स की आवाज़ बने, और हमें बहुत खुशी है कि आप यहाँ पर इलेक्शन लड़ने वाले हैं। हमें थोड़ा सा ये गाइडनेस दे दें कि हम आपको कैसे सपोर्ट करें, कैसे आपकी हेल्प करें। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि हमारे लोगों को बेशुमार इमिग्रेशन की प्रॉब्लम्स है, जो कि आप इसी प्रोग्राम में भी डिस्कस करते रहते हैं। तो ख़ास तौर पर पिछले 6 साल में इस गवर्नमेंट ने 45,000 से ज़्यादा कानून में तब्दीलियाँ की हैं, अपील का राइट ख़त्म कर दिया है, होम ऑफिस की फ़ीसें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, ऊपर से लोगों को बड़े बुरे तरीके से उनके साथ पेश आ रहे हैं, इंडेफिनिट स्टे उनको कैंसिल कर रहे हैं बगैर किसी वजह के। इस पे लिए मेरी कोशिश थी कि सब इमिग्रेंट्स को हम एक प्लेटफार्म पर ले आएँ और इकट्ठे एक जदोजहद करें। ये हमने अपनी पार्टी बना के काम शुरू कर दिया। तो अब 16 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं टूटिंग में, जिनमें कि मैं भी हिस्सा ले रहा हूँ। तो अभी सिर्फ मैं बर्मिंघम आया था सिर्फ ये प्रोग्राम करने के लिए आज के अपनी कंपेन छोड़कर। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूरी तो आपके जो हेल्प है उसकी ज़रूरत है। तो आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, टूटिंग में हमारा ऑफिस है, तो आप हेल्प कर सकती हैं, इखलाकी में हेल्प कर सकती हैं। अगर आपको कोई जानने वाला हो तब भी आप हमारी अगर मदद करना चाहें तो हर लिहाज से कर सकती हैं। तो अब जितने आपके ज़्यादा हमें वोट मिलेंगे, इसका मतलब है कि हमारे साथ इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स हैं, उनकी हम आपका जो बात है वो बेहतर तरीके से आगे पहुँचा सकेंगे। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरी बहू ने वीज़ा स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है इंडिया में, तो बेहतर क्या होगा अगर हम सारे यहाँ से डॉक्यूमेंट्स अगर यहाँ से भेज दें, सारे जाने जो पे स्लिप है एक्सेट्रा जो वहाँ यहाँ से वहाँ भेज दें और वो वहाँ अप्लाई करेंगे तो बेहतर रहेगा, या अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो ये बेहतर रहेगा? कौन सा प्रोसीजर बेटर रहेगा, इजी रहेगा? कैन यू प्लीज हेल्प अस? जी, आपके कॉल का शुक्रिया। असल में एप्लीकेशन वहीं से होती है और पेपर आपको वहीं पे जमा करवाने पड़ते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप पेपर सारे के सारे उनको भिजवा दें, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन वो आप यहाँ से जमा करवाएं, वो वहाँ से जमा कराएं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन पेपर सारे उनको वहाँ पर भिजवा दें, चूँकि जो ही अपनी एप्लीकेशन की अगली चीज़ होगी वो उनसे वहाँ पर पेपर मांगेंगे, तो उनके पास पेपर सारे रेडी होने चाहिए। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, पता करना था, मैं Tier 1 वीज़े पे आया हूँ, तो मैंने ये पता करना था कि मुझे इल्म हुआ है कि अगर मैं 10 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता हूँ विदिन 3 years and 4 months में, तो मुझे वो फिर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन आफ्टर 3 years and 4 months के बाद मैं अप्लाई कर सकता हूँ। आप किस वीज़े के ऊपर है अभी? जब किस वीज़े के ऊपर है? Tier 1 एंटरप्रेन्योर। ठीक है। और दूसरी एक और बात पूछनी थी सर, माजरत के साथ, कि मैं अकाउंटेंट के पास गया था, तो अकाउंटेंट ने क्या आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है।
मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चों को उसने पार्टनर शो कर दिया बिजनेस में। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आपकी आवाज़ असल में सुनाई नहीं दे रही है। हाँ अलबत्ता आप अगर वो 2 लाख के वीज़े के ऊपर आए, एंटरप्रेन्योर वीज़े पे आएँ, अगर आपकी जो टर्नओवर है वो 5 मिलियन पाउंड से ज़्यादा है या आप 10 एम्प्लाई को मुलाजम रखते हैं तो फिर आप 3 साल के बाद इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो सर, मैंने एक पूछना था कि जब हम प्री एक्शन के लिए फाइल सबमिट कराते हैं अपने पेपर, तो उसके बाद कितना टाइम लगता है? मेरे पास उनका लेटर आ गया था 2 महीने पहले कि वो मेरी जो फाइल है वो दोबारा से चेक करेंगे, और उसके 8 दिन बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला कि आप अपने जो पेपर है वो फ्रेश डॉक्यूमेंट जो है वो दोबारा से सबमिट कराएं। मैंने उनको करा दिए, अभी 4 वीक हो गए, तो उसके बाद उन्होंने अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं किया है। तो मैं कहीं से कंफर्म कर सकती हूँ कि वो अभी क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे? मैं आपको पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगी, ये 4 साल से मेरा केस चल रहा है। तो अभी उन्होंने फ्रेश डॉक्यूमेंट मांगे थे, वो मैंने सबमिट करवा दिए, 5 वीक हो गए, तो अभी तक उन्होंने मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आपका केस 4-5 साल से चल रहा है या 3-4 साल से चल रहा है, उन्होंने आपसे कोई पेपर मांगे थे तो आपने उनको भिजवा दिए और रजिस्ट्री करके भिजवाएं या रिकॉर्डेड डिलीवरी करके भिजवाएं तो डेफिनेटली उनको मिल गए होंगे। तो ये आप इंटरनेट से भी चेक करते हैं कि कर सकती हैं कि आपकी जो चिट्ठी थी उनको मिली है या नहीं मिली है। तो अगर उनको मिल गए तो आप वेट करें 1-2 वीक में या 4-5 वीक में, उसका जो केस वर्कर आपका केस डील कर रहा है उसको टाइम मिला और आपके केस के ऊपर फाइल करने काम करने का टाइम मिला तो उस वक्त आपके केस का फैसला करेंगे। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी आप टेलीफोन पर बात करें। जी आपने टीवी की आवाज़ कम नहीं की है तो आपकी कॉल हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ेगी क्योंकि आपकी आवाज़ हम सुनाई नहीं पा रहे हैं। बैकग्राउंड में सिर्फ टीवी की आवाज़ चल रही है तो आपकी कॉल डिस्कनेक्ट भी हो जाएगी। नाज़रीन अगर आप भी फ़ोन करें तो आप कोशिश करें कि आपके बैकग्राउंड में टीवी ना चल रहा हो। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मुझे आपसे ये पूछना था कि मेरा टियर 2 एक्सटेंशन जो है ड्यू है, तो उसके लिए मैंने मेंटेनेंस फंड अपने एक अकाउंट में जमा किया था, लेकिन जब मैंने बैंक स्टेटमेंट मंगवाई तो उन्होंने सिर्फ प्रिंट आउट निकाल के और उसके ऊपर बैंक की स्टैंप लगा के और सिग्नेचर करके दे दिए। तो क्या ये चीज़ एक्सेप्टेबल होगी? जी हाँ, आजकल एक्सेप्टेबल है क्योंकि मोस्टली लोग आजकल जो है इंटरनेट बैंकिंग है वहीं से प्रिंट आउट निकालते हैं, लेकिन अगर बैंक ने इसके ऊपर स्टैंप लगा दिया तो बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल होगी। या फिर अगर अल्टरनेटिव है बैंक को चिट्ठी लिख दें कि जी मुझे बैंक स्टेटमेंट भेज दें, वो आपको बैंक स्टेटमेंट भी घर के एड्रेस पर भेज देंगे। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने आपसे पूछा था, अभी आप एक केस के बारे में बता रहे थे कि जिनके जनवरी क्या आवाज़ सही नहीं सुनाई दे रही है? तो जुलाई से पहले के जिनके केस हैं तो उनको आपने बताया था कि उनको वो जो कोई केस आपने बताया था अभी के उस केस के नाम से गूगल पे चेक कर लें। किस सिलसिले में आप बात कर रहे थे? अभी जो डिस्कंसिडरी जो 10 साल के रूट पे डाल दिया, जिनको केस 12 जुलाई से पहले के थे, जुलाई के जनवरी 2012 से पहले जो जनवरी 2012 में केस जमा करवाया था, लेकिन उन्होंने वो फैसला इनके लेट करके तो 10 साल जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आपको केस का रेफरेंस नहीं मिल रहा है आप ऐसा करें कि फेसबुक के ऊपर मुझे मैसेज भेज दें या मुझे ईमेल भेज दें तो मैं उस केस का रेफरेंस आपको भेज दूंगा। वैसे गूगल के ऊपर भी अगर सर्च करें तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको केस का रेफरेंस अगर चाहिए तो मेरे फेसबुक के ऊपर पेज के ऊपर मुझे मैसेज भेज दें, मैं आपको भेज दूँगा डिटेल। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो। जी जी फरमाइए, आप बात करें। हेलो, हाँ जी सर, सत श्रीकाल जी। जी सत श्रीकाल। सर मेरे यहाँ पे फ्रेंड है, जैसे उसको हार्ट और लंग्स की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा और 24 आवर ऑक्सीजन पे है, तो उसका डॉक्टर ने नॉट फिट टू फ्लाई लिखा है कि जा भी नहीं सकती है कि, और उसको ये भी बोला है कि ये इवन किसी भी चीज़ में ट्रैवल नहीं कर सकती मोर देन 2 आवर्स के लिए, जैसे गाड़ी में उसमें। तो हम फर्स्ट वन में गए थे, अब तो वहाँ पे जज ने रिफ्यूज कर दिया। वो बोल रहा है कि ये बाय शिप जा सकते हैं, फिर बाय रोड इसको लेके जाओ यहाँ से। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वो क्या रिपोर्टिंग पे लगाया है? हाँ जी। जी पहली बात यह कि आप चिट्ठी मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर उनको चिट्ठी लिखें कि इसकी रिपोर्टिंग जो है वो कैंसिल कर दी जाए। अगर वो कैंसिल नहीं कर सकते इसको आप आगे हाई कोर्ट में ले जाएं तो इस दौरान वो रिपोर्टिंग के लिए बेशक ना जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मेरी उस वक्त कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। मलिक साहब, मैंने ये पता करना था कि जब मैं Tier 1 एंटरप्रेन्योर वीजे पे आया था तो मेरा जो अकाउंटेंट था उसने मुझे डायरेक्टर शो किया था और मेरे दो। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको कोई एक आध गाइडलाइन दे सकते हैं, पूरी आपकी बात नहीं सुन सकते हैं। तो आप ज़्यादा बेहतर है किसी अच्छे वकील से मिले, उनको एडवाइस कर लें। सिर्फ आपको मैंने ये बताया था, पहले भी आपका सवाल में समझ गया था कि आप 3 साल के बाद अगर आपके 10 एम्प्लॉई हों या आपकी 5 मिलियन से ज़्यादा टर्नओवर हो तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप डिटेल में आपके अकाउंटेंट ने क्या किया, डायरेक्टर बनाया या नहीं बनाया, वो किसी वकील को जाकर मिले, उनको पूरी बात बताएं, वो सारी बात सुन के आपको एडवाइस कर देंगे आप क्या कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, मुझे लगता है शायद ये कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी जी, आप बात करें। जी, आप बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो जी, आप बात करें। सर, मेरा नाम खान है, मैं पाकिस्तान से हूँ। मैंने यहाँ सालन किया हुआ था और उन्होंने मुझे कहा कि जब मेरा जनवरी में इंटरव्यू हो गया तो उन्होंने कहा आपको हम आपको 6 मंथ में रिप्लाई देंगे। ठीक है। अभी तक उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो अभी आप क्या पता करना चाहते हैं? अब मैं ये पता करना चाहता हूँ सर कि वो कब तक मुझे जवाब देंगे, हाँ या ना का। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आप को जल्दी फैसला चाहिए, आप उनको चिट्ठी लिख सकते हैं कि आपके केस का जल्दी फैसला करें। वकील को कहें, वो भी उनको कह सकता है आपके केस का जल्दी फैसला करें। और अपने MP के थ्रू भी हम उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जल्दी फैसला करने के लिए। तो असालम के केस का वो जल्दी फैसला करते हैं। अगर किसी वजह से डिले हो रही है तो आप उनको लिख सकते हैं कि आपके केस का जल्दी फैसला किया जाए, तो मुझे यकीन है जल्दी फैसला कर देंगे। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी सर, मैंने अभी फ़ोन किया था आपको, मुझसे डिस्कनेक्ट हो गई थी फ़ोन। तो सर, वो जो मेरी फ्रेंड थी उसको लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है, तो हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि डॉक्टर ने ये भी बोल दिया है कि इसका हार्ट कभी भी स्टॉप हो सकता है एनी टाइम। तो अभी सवाल क्या है आपका? जी, तो मेरा ये है कि क्योंकि होम ऑफिस को इसको परमिशन नहीं दे रही है और डॉक्टर बोल रहा है कि इसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए, और जो नहीं हुआ तो ये यानी कि डेफिनेटली इसकी डेथ होगी। तो होम ऑफिस को कभी रिकंसिडर कर देती है, कभी उसको अब डॉक्टर्स को यानी कि वो को पैसे भेजने लग गया कि हम आमतौर पर। जी, आपके कॉल का शुक्रिया। आमतौर पर अगर किसी को बीमारी ऐसी है कि उसको हेल्थ को इफेक्ट हो रहा है तो वो उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वो साइन के लिए जाए, तो आप वो चिट्ठी लिख सकते हैं उस ऑफिस को कि आपको साइन करने से, रिपोर्टिंग से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, तो वो आमतौर पर एग्जेम्प्ट कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर नहीं कर सकते हैं तो आप अपने वकील को कहें इसको आगे अदालत में ले जाए। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये पता करना है कि मैं यहाँ पर इंग्लैंड में 12 सालों से हूँ और मेरे हस्बैंड जो है 13 साल से हैं, और हम स्टूडेंट वीज़ा पे थे और फिर उसके बाद हमारा वीज़ा ख़त्म हो गया, लेकिन हम लोग इधर ही हैं। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी बड़ी बेटी 7.5 साल की है, मेरा दूसरा बेटा 5 साल का और मेरी बेटी 2 साल की है। तो मुझे ये पता करना है कि हम अपनी चाइल्ड बेसिस के ऊपर, जो मेरी बेटी 7 साल की हो गई है, उसके बिना पर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? तो इसकी क्या चांसेस हैं, क्या नहीं है? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, अगर आपको बच्चे के साथ यहाँ पे 7 साल पूरे हो चुके हैं तो आप इस बेस पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, या फिर आपके होम ऑफिस कंसीडर करके इसका फैसला करेगा, लेकिन आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और चांसेस हैं कि आपको यहाँ रहने की परमिशन मिल जाएगी। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी जी, बात करें। मुझे लगता है ये कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी नाज़रीन, आप जब भी कॉल करें तो प्लीज़ अपने टीवी की आवाज़ थोड़ी सी कम कर दिया करें। तो देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, वालेकुम सलाम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है। सर, मैं यहाँ पहले आपको फ़ोन किया था, मेरा सालम था और मैंने यहाँ भी इस्लामिक तरीके से शादी की है, और मैंने यहाँ इस्लामिक तरीके से शादी की है और मेरा पार्टनर है वो प्रेग्नेंट है। क्या मैं कानूनी तौर पर यहाँ शादी कर सकता हूँ या नहीं? तो अभी आपके पास कौन सा स्टेटस है? मेरे पास तो सालम है और वो जो यहाँ मेरा पार्टनर है वो ब्रिटिश बोर्न है। नहीं, तो आपको रिफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ है?
नहीं अभी कुछ नहीं मिला, अभी तक उनका डिसीजन भी नहीं आया हुआ। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपके पास आपकी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है, पहले आपने रिफ्यूजी स्टेटस कहा था, अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है होम ऑफिस में जिसका भी फैसला नहीं हुआ है, तो अगर आप शादी करना चाहें तो कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास आइडेंटिफिकेशन है या पासपोर्ट है कि आप वही आदमी हैं। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे यहाँ नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी आप बात करें। मुझे लगता है शायद ये कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी जी आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो माशाल्लाह आपने जो स्टार्ट करें इमिग्रेशन का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और दूसरा सर जी मेरा क्वेश्चन ये है जो मेन है, मैं ई फैमिली मेंबर हूँ। 2012 में मुझे मिला था ये फैमिली परमिट, और मेरा जो एक्सपायर हो रहा है वो 2018 में हो रहा है। खाली मैं पता करना चाह रहा हूँ कि पूरे 5 मुझे वेट करना पड़ेगा या मैं अभी भी अप्लाई कर सकता हूँ? अभी आप क्या एज ए डिपेंडेंट आए? जी मैं फैमिली मेंबर हूँ, ई फैमिली मेंबर का। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, इस समय आपको 5 साल पूरा करना पड़ता है। 5 साल पूरे एज ए डिपेंडेंट वीज़ा अगर किसी को मिले उसको 5 साल का वीज़ा मिलता है। अगर उन 5 साल में मेन अप्लीकेंट काम कर रहा हो तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे रहने की परमिशन मिल जाती है। 5 साल पूरे करना पड़ते हैं। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी मुझे आपसे ये पूछना है कि मेरी बेटी ब्रिटिश है, उसको ब्रिटिश पासपोर्ट अभी रिसेंटली मिला है, और मेरे हस्बैंड 10 ईयर से के बिहार पे उन्होंने अपना इंडेफिनेट लिया जो कि लास्ट ईयर लिया था। अब मुझे 10 साल तो कंप्लीट हो रहे हैं 2017 के मार्च में, लेकिन मेरा अभी ये जो जुलाई है मतलब नेक्स्ट मंथ जो है मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। तो इस सिचुएशन में मैं अपना वीज़ा किस तरह से एक्सटेंड करूं? मैं तकरीबन जो काफ़ी अर्से से कंटिन्यूसली लीगली रह रही हूँ हस्बैंड के साथ। अभी किस वीज़े के ऊपर हैं आप? और रिक्वायरमेंट्स बता दीजिएगा प्लीज़ कि कौन सा इंग्लिश टेस्ट मुझे करना है। सॉरी अभी जिसमें वीज़े में वो TR1 जनरल जो पॉइंट बेस्ड होता है जो बिजनेस दिखा के करते हैं, उस पर मेरे हस्बैंड ने वीज़ा एक्सटेंड करवाया था। आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, मुझे कौन सा इंग्लिश टेस्ट उनको दिखाना पड़ेगा और कौन सा फॉर्म जाएगा और कितनी फीस होगी? तो किस सिलसिले में बता दें प्लीज। TR1 जनरल के लिए या जब 1 साल के बाद अप्लाई करेंगी? नहीं सर ये कह रही हूँ कि मेरे पास वीज़ा है अभी TR1 जनरल जो मेरे हस्बैंड का था लास्ट ईयर, उसका वीज़ा अभी तक मेरा कंटिन्यू हो रहा है। उन्होंने मेरा इंडेफिनेट नहीं लगवाया था क्योंकि मैं इंडेफिनेट के लिए क्वालिफाई नहीं हो रही थी। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपसे गलती ये हो गई है कि जब आपके हस्बैंड ने इंडेफिनेट स्टे के लिए अप्लाई किया था तो उसी वक्त आपके लिए अप्लाई कर देना चाहिए था एक्सटेंशन, जो कि उन्हें अप्लाई नहीं किया। तो अभी आपको वो एक तो 18,600 वाला रूल आपके ऊपर अप्लाई करेगा अगर अगर आप वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे। आपके चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हो चुके हैं। लेकिन अगर आपकी बेटी ब्रिटिश है, आप इस बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ब्रिटिश की बेस पे अगर आप फाइनेंशियल जो थ्रेशोल्ड पूरा नहीं भी कर रही हैं, तभी आप बच्चे की बेस पे अप्लाई करें तो आपको रहने की परमिशन मिल जाएगी, और जो ही आपको अगले साल 10 साल पूरे हो जाएँ तो आप 10 साल की बुनियाद पर भी अप्लीकेशन कर सकेंगी। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी आप बात करें। मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी जी बात करें। जी हेलो जी डॉक्टर मलिक बात कर रहे हैं? जी फरमाइए। डॉक्टर साहब मैं शाहजी बात कर रहा हूँ टूटिंग से। जी आज आपके हमें वो लीफलेट मिले थे, मैंने आपकी जो कैंपेन है उसके लिए पता करना है किस तरीके से हिस्सा लिया जा सकता है, क्योंकि आप ये बड़ा शानदार काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब इमिग्रेंट्स के लिए। ठीक है जी, आपकी हेल्प का, आपकी कॉल का शुक्रिया। तो अगर आप उस एरिया में रहते हैं तो बिल्कुल आप इलेक्शन चूँकि अगले थर्सडे को आ रहे हैं तो उसमें आप हमें ज़रूर आकर वोट दें, और हमारी अगर हेल्प करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अगर बाहर भी रहते हैं तभी अपने फ्रेंड्स को कह सकते हैं जो उस एरिया में रह रहे हैं कि वो हमारी हेल्प करें, चूँकि इसमें यह साबित होगा कि जो इमिग्रेंट्स हैं ये एक प्लेटफार्म पे जमा हो रहे हैं। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। सर जी सलाम। अभी मेरी आपसे बात हुई थी, मुझे बस ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी जो मैं एक्सटेंशन करवा रही हूँ क्योंकि मुझे फर्दर कंटिन्यूएशन करना है, 6 महीने के लिए वीज़ा चाहिए 10 साल कंप्लीट करने के लिए। तो वो मैं मेरे हस्बैंड जो है उनके पास इंडेफिनेट है, अगर मैं अपना वीज़ा लगवाती हूँ
ऑन स्पाउस बिहाफ पे, तो मेरी क्या रिक्वायरमेंट होगी, मतलब इंग्लिश कौन सा करना होगा, A1 है, A1 A2 जी है? आपकी कॉल का शुक्रिया। उसमें बेसिक इंग्लिश टेस्ट कोई भी जो B1 है या कोई भी जो बेसिक इंग्लिश टेस्ट है वो होम ऑफिस की वेबसाइट की पूरी लिस्ट है, कोई एक इंग्लिश टेस्ट आपके पास होना चाहिए और आपके जो इनकम है हस्बैंड की वो 18,600 पाउंड से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप भी काम करती हैं दोनों के मिलाकर होनी चाहिए तो उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके सामने 3 ऑप्शन है एक्सटेंशन के लिए, बच्ची का ऑप्शन भी मौजूद है, तो किसी पे भी आप एक्सटेंशन करवा लें। हस्बैंड का करें वो ज़्यादा ईजी है, सेम डे आपका हो जाएगा। तो 1 साल के बाद आप को फिर वो 2.5 साल या स्टे मिलेगा, लेकिन 2.5 साल के वेट नहीं करना पड़ेगा। साल के बाद आप इंडिया स्टे के लिए अप्लीकेशन दे सकेंगे। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं अब्बू के साथ बिजनेस वीज़े पे इधर आया था। मेरी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है और मेरा अब जो है एडमिशन पाकिस्तान हो गया मेडिकल में। तो क्या मेरे अब्बू मेरी एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, अगर आप यहाँ से कंट्री छोड़ के चले जाते हैं तो आपका जो है वो उसके बाद एप्लीकेशन यहाँ से आप नहीं कर सकते हैं, ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो जब आप चले जाएंगे वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप आना चाहें तो न्यू कोई एप्लीकेशन देकर उस पर ऊपर आ सकते हैं। आपकी अदम मौजूदगी में कोई आदमी आपका एक्सटेंशन नहीं करवा सकता है। जब आप यूके से चले जाते हैं तो इसका मतलब आपका केस उसके बाद ख़त्म हो जाता है, जो ही आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने एंटरप्रेन्योर बिजनेस वीज़ा अप्लाई किया था, वो मेरा रिफ्यूज़ हो गया। उसके बाद अपील पे भी नहीं हुआ, अब मैंने GR डाला हुआ है। तो आप क्या पता करना चाहते हैं? 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा, हमने मेरी वाइफ है, उसका कज़न है यूरोपियन यूनियन का ना, तो हम उसके बिहाफ पे अप्लाई कर सकते हैं? उसके क्या चांसेस हैं, वो हो जाएगा वीज़ा या नहीं? जी उसमें कोई चांसेस नहीं है। ये ऐसे ही लोगों ने ड्रामा बना रखा है कि जी आपके मामू के ताए की बेटी का हस्बैंड यूरोप में रह रहा हो तो आपको स्पॉन्सर करके आपको वीज़ा मिलता है। ऐसा नहीं होता है। तो वो है कि जेन्युइन आपका कोई आदमी जिसके ऊपर आप फाइनेंशियल डिपेंड कर रहे हैं, आपका अपने माँ बाप ना हो, तो ऐसी सूरत में होता है। तो इस तरह नहीं होता है। बहरहाल आप अपने केस में किसी वकील से मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी आप बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हम पाकिस्तान से आए हैं बिजनेस वीजे पे, तो क्या हम किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं? हमें इधर आए हुए 1.25 साल हो गया। कितने साल हो गए? 1.25 साल। ठीक, फिर माइग्रेट बिजनेस वीजे पे आए हैं ना पाकिस्तान से हम इधर, तो हमें इधर आए हुए 1.25 साल हो गया है। तो हम पाकिस्तान से किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं? किस चीज़ के लिए? वैसे विजिट वीजे पे किसी को बुलाना चाहे तो बुला सकते हैं। जी आपके कॉल का शुक्रिया। हाँ, अगर आप किसी को विजिट बुलाना चाहें तो आपके बैंक में पैसे हैं, हाँ उनको बुलाना चाहें, आपके पास चूँकि लीव टू रिमेन है। अगर आप किसी को स्पॉन्सर कराना चाहें करीबी रिश्तेदार को, आप उसको स्पॉन्सर कर सकती हैं बशर्ते कि आपका बैंक बैलेंस अच्छा हो। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी हेलो साहब, मैंने पूछना था कि मैंने जी आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है सही। मैंने इंडिया से बच्चा ड्रॉप करना है, तो क्या कुछ चाहिए मेरे को? आपने क्या अप्लाई करना है? बच्चा लेना है इंडिया से, तो मेरे को क्या कुछ करना चाहिए? नहीं, आपकी आवाज़ मुझे नहीं सुनाई दे रही है, क्योंकि पता नहीं आपका रिसेप्शन कमज़ोर है कि आपकी आवाज़ नहीं सुना दे रही है। आप अगर दोबारा कोशिश करें तो देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। जब बात करें टेलीफोन पर, जब टीवी की आवाज़ कम कर दें। जी मुझे आपकी कॉल जो डिस्कनेक्ट करना पड़ेगी, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में टीवी लगा हुआ, सुनाई नहीं दे रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी मेरा आपसे एक सवाल था। मुझे यहाँ पर आए हुए 14 साल हो गए हैं। ठीक है। मेरे बच्चों ने यहीं पर ही स्कूल स्टार्ट किया था जब मैं इधर आई थी इस कंट्री में। मेरी बेटी 1 साल की थी। अब मेरा बेटा नेक्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी स्टार्ट करेगा और बेटी जो है अभी BA 9 में है। मेरे हस्बैंड स्टूडेंट वीज़ा पर आए थे, उसके बाद हम लोगों ने बच्चों के बिहाफ पे अप्लाई कर दिया था। 2012 में हमारा हुआ था। अब 2.5 साल का हमें मिल गया था। अभी हमने दोबारा एक्सटेंशन के लिए किया था, तो वो उन लोगों ने
किसी प्रॉब्लम की वजह से इनवैलिड कर दिया हमारा वीज़ा, कोई सॉलिसिटर से कोई मिस्टेक हो गई थी और हमें राइट टू वर्क हमसे सब कुछ ले लिया गया है। अब हम वेट कर रहे हैं कि कब इसका डिसीजन दोबारा आएगा। न्यू एप्लीकेशन हमने डाल दी है और हम बस वेट कर रहे हैं, लेकिन अब हमें राइट टू वर्क नहीं अलाउ बिल्कुल भी। जी आपके कॉल का शुक्रिया। हाँ, अनफॉर्चुनेटली अगर किसी वजह से आपकी जो वीज़ा एक्सपायर हो जाए, आपकी एप्लीकेशन वैलिड होम ऑफिस में ना जाए, तो आपका राइट ऑफ वर्क ख़त्म हो जाता है। आप किसी वकील को पेपर दिखाकर उनसे एडवाइस ले लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का जो वक्त था अब ख़त्म हुआ चाहता है। आपकी कॉल जितनी में ले सकता था नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपकी कॉल किसी वजह से ना मिल सकी हो तो अगले सैटरडे को, अगले फ्राइडे को 7 बजे यही होगा। उस वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। रब रखा।